हेलो दोस्तों। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है हमारा विज़न आईएएस का जनवरी 2020 का जो मासिक पत्रिका आती है। ठीक है, वैसे मैं आज दिसंबर की कवर करता, पर मैंने शाम देखा कि जनवरी की आ चुकी है, तो हम पहले इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी साथ साथ देखेंगे, बीच में टाइम मिला तो उसे भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो इसमें क्या है, पहला टॉपिक न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण है। अगर आपको याद हो, जनवरी में हमने कुछ आर्टिकल किए थे जिसमें वेणुगोपाल राव जी जो थे, उन्होंने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी न्यायिक अतिक्रमण को इंगित किया था। मतलब जैसे दिवाली पर उन्होंने क्रैकर्स नहीं चलाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने, है ना। तो आपको याद होगा, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद भारत में गैर सरकारी संगठनों का जो रेगुलेशन हुआ है, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी का विनियमन, इंटरनेट शटडाउन, विसल ब्लोइंग, ये 5 टॉपिक हैं। देखते हैं आज कितने कवर होंगे। देखिए पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो 3 कृषि कानून थे उनको लागू किए जाने पर लगाई गई रोक को कई जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण इससे प्रेरित कृत्य के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यायिक सक्रियता होता क्या है। न्यायिक सक्रियता एक न्यायिक दर्शन होता है, ठीक है, जो न्यायाधीशों को प्रगतिशील और नई सामाजिक नीतियों के रूप में पारंपरिक प्रतिमानों, मतलब जो पहले से चलते आ रहे प्रतिमान हैं, उनसे विचलन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे आप इस जो एडिटोरियल है इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस किसके बारे में बात कर रहे हैं, पारंपरिक प्रतिमान। ठीक है, न्यायिक सक्रियता तब ज़्यादा प्रकट होती है जब सुप्रीम कोर्ट जो है एक एक्टिविस्ट की तरह, सक्रियवादिता की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मतलब कोई भी जो उसे मुद्दा होता है वो डायरेक्ट उठाता है और अपना निर्णय उसमें दे देता है। ठीक है, उसके ऊपर मतलब कोई पाबंदी भी नहीं है, उसका क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते, है ना। डायरेक्ट वो जो क्या करता है, निर्णय लेता, कुछ भी मुद्दा उठा के अपना निर्णय उस पर दे देता है और किसी प्राधिकरण को कार्यवाही के लिए बाध्य करता है। ठीक है, और कभी कभी जो सरकार होती है या सरकार की कोई भी नीति है और प्रशासन है, इनको भी निर्देश देता रहता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रकट की गई न्यायिक सक्रियता की ये एग्जाम्पल है। जैसे कि सूखे से निपटने के लिए जो नई नीति थी उसके निर्माण हेतु केंद्र को निर्देश दिया गया था। बैड लोन अथवा डूबता जो कर्ज था उस पर पैनल स्थापित करने के लिए केंद्र को निर्देश दे दिया। जो बीसीसीआई था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, एक निजी निकाय है, इसमें भी सुधार के लिए जो है एक निर्देश दिया गया। उसके बाद अतिक्रमण क्या होता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक चरम रूप होता है ये न्यायिक सक्रियता का। ठीक है, तो सक्रियता और अतिक्रमण के बीच एक बहुत महीन रेखा होती है। न्यायिक अतिक्रमण न्यायिक सक्रियता के एक चरम रूप को संदर्भित करता है, जहाँ न्यायपालिका द्वारा विधायिका या जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, 3 अंग होते हैं ये, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो इन दोनों के कार्यक्षेत्र में मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप किए जाते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ जो न्यायालय होता है वो कानून बनाकर विधायिका की भूमि का अतिक्रमण करती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर प्रकट की गई न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण, ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है। जो कॉलेजियम सिस्टम था, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, ये कॉलेजियम सिस्टम था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका को किसी भी भूमिका से वंचित कर दिया गया। ठीक है, कार्यपालिका जो हमारे कैबिनेट होती है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब क्या होते हैं, कार्यपालिका में आ जाते हैं। तो इनको जो है उससे वंचित कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम था जो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो उच्चतम न्यायपालिका थी उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 था उसको अवैध घोषित किया गया। ठीक है, ये सब आप लक्ष्मीकांत जब पढ़ेंगे तो उसमें दूसरे या तीसरे पेज भी दिया होगा चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए इसके लिए क्या रीज़न है। ठीक है, उत्तरदायी कारक क्या है। सबसे पहले शक्ति का असंतुलन। इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है शासन व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा माना जाता है। ठीक है, भारत में इसका प्रत्येक निर्णय अन्य 2 शाखाओं, विधायिका और जो कार्यपालिका है, उस पर बाध्यकारी भी होता है। यह उनकी कार्यवाही के साथ साथ उनके पारित कानूनों, विधियों को, इनको भी क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है। उसके बाद ये सबसे अच्छा पॉइंट है वैसे इसका, जनहित याचिका PIL। ज्ञातव्य है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसकी अवधारणा ने जो अधिस्थिति होती है उसके सिद्धांत को
समाप्त कर दिया। अधिस्थिति क्या है? सुनवाई का जो अधिकार होता था पहले के टाइम पे, ठीक है, जो पीआईएल से पहले का टाइम था। इसका तात्पर्य क्या है? यह एक विधिक उपचार या कानूनी सहायता पाने के लिए प्रभावित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था पहले, पर अब क्या है? पीआईएल के थ्रू कोई भी जा सकता है न्यायालय में, ठीक है। अधिस्थिति के सिद्धांत से न्यायालय तक उन्हीं व्यक्तियों की पहुंच हो सकती थी जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। यह नियम अब समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जब पीआईएल ने समाज के किसी भी सदस्य को किसी भी अन्याय के विरुद्ध उचित निर्देशों के मामला दर्ज करने की अनुमति दी है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लोगों की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है। अब देखिए, लोगों की अपेक्षाओं में अगर वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उसका एक तरह से हम रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट पे भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी अपने आप ही निर्णय लेने लग जाएगा। याचिकाकर्ता पीआईएल दायर कर प्रशासन में सुधार के लिए आवश्यक न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने हेतु प्रेरित हो गए हैं। इसके माध्यम से वे न्यायालय से यह मांग करते हैं कि सांविधिक, मतलब जो हमारी जो संसद कानून बनाती है, सांविधिक और जो संवैधानिक प्रावधान है उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किए जाए, ठीक है। इस प्रकार जो जनहित याचिका है उसने लोक प्रशासन में जो न्यायपालिका है उसके हस्तक्षेप को एक नया आयाम दिया है, ठीक है। लोग जाके जो हमारा न्यायालय उसका दरवाजा खटखटाएंगे तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं जो है इसको अपनी जो निर्णय देता है किसी भी मामले में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे उठाकर उसमें निर्णय देने अपने बढ़ा देगा, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर। उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सबसे पहले जो न्यायालय आता है, पावर टू मेक जजमेंट ऑन लॉ, किसी भी कानून पर जो है जजमेंट देता है। उसके बाद लेजिस्लेचर जो होती है हमारी विधायिका होती है, जो भी कानून बनाती है, ठीक है, या फिर चेंज लॉ करती है। उसके बाद हमारी कार्यपालिका, पावर टू, मतलब जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, पुट लॉ इनटू एक्शन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में देखिए, ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट कैन चेक द अदर्स, ये तीनों क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। ऑल्दो एब्सोल्यूट एंड रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्टेन आर्टिकल डू नॉट इंडिकेट टुवर्ड्स सेपरेशन ऑफ पावर। यह आर्टिकल है जो इन सबको इक्वल दिखाता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं करते। जैसे कि आर्टिकल 50 जो डीपीएसपी है, जो नीति निदेशक जो तत्व है, विच डायरेक्ट स्टेट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो इनको क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। उसके बाद आर्टिकल 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जो गवर्नर और प्रेसिडेंट है इनको सुरक्षा प्रदान करता है, आर्टिकल 361। उसके बाद आर्टिकल 105 एंड 194 जो ये क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेचर और उनके मेंबर को क्या करता है? प्रिविलेज, सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 122 और 212 प्रोहिबिट्स कोर्ट्स टू इंक्वायर, मतलब कोर्ट को क्या करता है? पूछताछ करने से मना करता है पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटर होंगे इनकी, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या होता है? अच्छा, ये इसका पार्ट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर केशवानंद भारती केस, ओवरलैप ऑफ पावर, जो पावर है उनको ओवरलैप करने से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट मैनिफेस्ट इन, इनके मतलब एक दूसरे के पावर ओवरलैप करने से मना करते हैं ये तीन आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 13 जुडिशरी रिव्यू, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32 और 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो संवैधानिक उपचार होता है ना, 32 सुप्रीम कोर्ट का, 226 जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 142 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू ओवर अवर सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। 142 जैसे आप वो देखेंगे, अयोध्या केस देखेंगे तो उसमें भी क्या हुआ था? आर्टिकल 142 का यूज़ किया था न्यायालय ने, है ना। तो कंप्लीट जस्टिस के लिए एक तरह से सुपर नेचुरल पावर है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी, ठीक है। उसके बाद अन्य अंगों का अरुचिपूर्ण दृष्टिकोण, लापरवाह दृष्टिकोण, मतलब यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका की बात हो रही है। तो विधायिका और कार्यपालिका की जो लचर कार्य प्रणाली है उसके परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार, विलंब, गैर प्रतिक्रियाशीलता या अक्षमता, ये क्या है? उत्पन्न होती रहती हैं। ये प्रवृत्तियां शासन में एक शून्य निष्क्रियता पैदा करती है, जिसे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भरा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको मतलब गलत ठहराया जा रहा है यहाँ पे। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए 1997 में जो विशाखा जो गाइडलाइन आई थी, विशाखा दिशा निर्देश, इस मामले के समाधान के लिए विधायिका की अक्षमता का ही
एक परिणाम माना जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद अन्य कारकों में शामिल है अपने अधिकारों के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता, वैश्वीकरण, सक्रिय मीडिया और नागरिक समाज संगठनों तथा पर्यावरण के प्रति चिंता को भी न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद चिंताएं क्या है न्यायिक अतिक्रमण को लेकर। पहली चिंता क्या है, न्यायिक न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कई कल्याणकारी कदम भी उठाए हैं। हालांकि कई मामलों में जो न्यायपालिका ने अतिरिक्त शक्ति का उपयोग भी किया है, जिसे न्यायिक न्याय निर्णय के रूप में और यहाँ तक कि न्यायिक सक्रियता की साधारण सीमा के भीतर भी नहीं माना जा सकता था, ठीक है। मतलब एक जो न्यायिक सक्रियता होती है उसकी साधारण सीमा होती है, उससे उसके अंदर भी नहीं से माना जा सकता, तो फिर भी वहाँ पे उन्होंने अपना निर्णय दिया। इस प्रकार के न्यायिक अतिक्रमण ने निम्नलिखित चिंताओं को भी जन्म दिया है। पहली चिंता क्या है, जो शक्ति का पृथक्करण है उसके सिद्धांत की उपेक्षा यहाँ पे की गई है, ठीक है। आर्टिकल 142 के माध्यम से जो संविधान के अंतर्गत राज्यों के सभी अंगों के पास कार्य संचालन के अपने व्यापक क्षेत्र हैं। हालांकि 142 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में निहित शक्ति जो है असाधारण प्रकृति की है, ठीक है। मतलब कोई भी मामला कहीं से भी उठा के आप कुछ भी उसमें निर्णय दे सकते हैं। न्यायिक आदेश जारी करने के लिए इस शक्ति का बार बार उपयोग करना शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, ठीक है। उसके अलावा जो विधायिका और कार्यपालिका है उसके सम्मुख मौजूद चुनौतियों की उपेक्षा की गई है। मतलब विधायिका और जो कार्यपालिका उनका कार्य क्या है, चुनौतीपूर्ण होता है। मतलब जैसे आप अगर न्यायपालिका में देखें तो क्या 3 या 4 जो जजेस होते हैं वो वहाँ पे अपना डिसीजन देते हैं, पर कार्यपालिका में भी कितने मेंबर होते हैं ना, और विधायिका में भी कानून बनाने के लिए भी, तो उनके बीच में उनका कार्य क्या होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जो कामकाज है वो 4 चीज़ों पर भी डिपेंड करते हैं, फंड, फंक्शन, फ्रेमवर्क और फंक्शनरी, इन पर निर्भर करते हैं। कभी कभी न्यायपालिका इन सभी 4F को ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। इस तरह के आदेश जो है अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो लोगों के समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम आवंटन था उसको रद्द करना, इससे देश के कुछ वित्तीय संस्थानों की दयनीय स्थिति के प्रमुख कारक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। उसके अलावा न्यायपालिका में जवाबदेही का भी अभाव होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बॉडी नहीं है मतलब जो उससे क्रॉस मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सके। तो एक संस्था के रूप में न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के समान लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी है। कोई अगर अवमानना करे उसको दंडित भी कर सकती है। इस तरह न्यायपालिका अपने कई कृत्यों के लिए सार्वजनिक आलोचना से बच जाती है। तो इससे आगे क्या है, इससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। न्यायपालिका द्वारा जो विधि निर्माण होता है उसके क्षेत्र में प्रवेश और न्याय प्रदायगी में विलंब या असमर्थता उसकी छवि क्या है, धूमिल कर सकती है। आगे की राह क्या होगी, जो सुप्रीम कोर्ट है इसने विभिन्न अवसरों पर न्यायिक संयम, ठीक है, इसके महत्व पर प्रकाश डाला है। इसलिए न्यायपालिका को आत्म संयम बरतना चाहिए और सुपर लेजिस्लेटर स्वयं को विधायिका से भी श्रेष्ठ मानना, इसके कार्य रूप में कार्य करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। न्यायिक सक्रियता तब तक उचित है जब तक यह वैध न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत है। हालांकि यह एक मानक नहीं होना चाहिए और ना ही इसे न्यायिक अतिक्रमण के रूप में परिणत होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आज बस ट्रायल के लिए थोड़ा क्लास ले रहा था, बाकी मैं कल इसे जो फाइनल करूँगा वो कल ही करूँगा, ठीक है। मतलब जो हमारा ये पॉलिटी है उसको कल मैं फिनिश कर दूँगा, ठीक है। उसके अलावा अभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं डेली करंट अफेयर भी आज का अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे।